नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आज तीसरे दिन भी यातायात के लिए बाधित। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि समूचा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में मणिपुर में शांति होगी और राज्य में तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए पार्टी देश से ऊपर है और उन्हें लोगों की भूख से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को लोगों के कल्याण के उद्देश्य से लाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए सुश्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत सुधारों की बदौलत भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केदारनाथ में काम कर रहे श्रमिकों के लिए ठंड से बचाव के लिए हीटरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। देहरादून में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि अगले महीने के शुरुआती सप्ताह में निर्माण कार्यों में जरूरी सामान को पहुंचाने के लिए चीनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली भारी सामग्री को पहुंचाने में आसानी होगी। रिजर्व बैंक ने यूपीआई पर संवाद के माध्यम से भुगतान शुरू करने का प्रस्ताव किया है। ये प्रणाली उपभोक्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बातचीत के जरिए लेन देन की सुविधा देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये चैनल स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित यूपीआई चैनलों पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में ये सुविधा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगी। बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी ये सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई लेन देन में निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी प्रस्ताव किया है। बैंक ने यूपीआई लाइट पर लेन देन की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है, लेकिन छोटे डिजिटल लेन देन की कुल सीमा 2000 रुपये पर अपरिवर्तित रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बागेश्वर उपचुनाव को लेकर 5 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। इनमें से 3 नामों का एक पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली इस सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना संपन्न होगी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल और पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम सहित मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उचित बैरिकेडिंग के साथ ही कॉलेज के सभाकक्ष में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नामांकन के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर सख्त नजर रखने के लिए नामांकन कक्ष के भीतर के साथ ही परिसर के प्रवेश गेट पर सीसीटीवी लगाने को कहा। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर देश के वीर जवानों की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। 9 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर निकाय में शिलाफलकम की स्थापना, वसुधा वंदन के तहत 75 वृक्षों का रोपण,
वीरों का वंदन, पंच प्रण शपथ, राष्ट्र ध्वज आरोहण और राष्ट्रगान गायन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश की 1250 ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनता भी हिस्सा ले रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में आज कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में कल से अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने को कहा है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। उधर राज्य के पर्वतीय हिस्सों में बारिश और भूस्खलन से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरसाली के सामने भूस्खलन के कारण यातायात बाधित है। वहीं पौड़ी जिले में कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 10 स्थानों पर भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए आज तीसरे दिन भी बाधित है। वहीं राज्य में करीब 200 ग्रामीण सड़क मार्ग भूस्खलन के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उधर राज्य में अतिवृष्टि और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में जून से अब तक 52 लोगों की मृत्यु हुई है और 37 लोग घायल हुए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान से प्रदेश में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी ठोस कार्य योजना बनाकर सभी कामों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त आयोग के अनुदान से किए जा रहे कामों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिक काम करने वाले स्थलों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शहरी विकास, पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग को आपसी सामंजस्य के साथ काम करने और अवमुक्त बजट को निर्माण कार्यों में सही तरीके से खर्च करने के निर्देश दिए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक सितंबर में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री कुल 17 विषयों पर मंथन करेंगे। पहले ये बैठक 15 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन राज्य में बारिश और आपदा को देखते हुए इसे स्थगित करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने जानी मानी हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों तथा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्री ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों और निराधार दावों का निपटान तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसे प्रमाणित चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते हैं, तो उन्हें ये बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसाय हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं को स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करने वाली जानी मानी हस्तियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को इसका स्पष्ट रूप से खंडन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि पेशेवर चिकित्सा सलाह और उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्शकों को स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लेने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की और कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आज तीसरे दिन भी यातायात के लिए बाधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।